हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें जो है हम इसके पहले जो है एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री दोनों को पढ़ चुके हैं। आज से जो हम इसमें शुरू करेंगे, ये हमारी इसकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की पहली वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट ही थी, आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम सबसे जो पहला चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक थे अहमद इब्न मजीद। वास्को डिगामा जो था ये पुर्तगाली यात्री था। ये गुजराती पथ प्रदर्शक थी एक अहमद इब्न मजीद। इनकी सहायता से ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट तट पर जो है ये कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचता है। वास्को डिगामा जो कि ये पुर्तगाल से आया हुआ यात्री होता है और ये गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह होता है, ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कालीकट, वहां पर ये 20 मई 1498 को पहुंचता है। जो है यहाँ पहुंचकर ये भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कहीं कहीं पर जो है क्या आपको बुक्स में ये भी लिखा मिलेगा कि ये वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। तो वास्को डिगामा जो है तो इसने ये भारत की खोज ना करके इसने जो है ये भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन जो कालीकट बंदरगाह था तो उसकी जो है वहाँ के उस समय जब भी वास्को डिगामा आया तो वो समय जो वहाँ का शासक थे वो थे जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य जो है व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। एक नया नया जो है व्यापार का क्षेत्र आरंभ हुआ वास्को डिगामा के आगमन से। वास्को डिगामा क्योंकि जो ये पुर्तगाली था, तो ये पुर्तगालियों और भारत के मध्य। तो वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से लगभग जो है कितने 60 गुना ये 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया किसके काली मिर्च के व्यापार से, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। और 1505 ईस्वी में फिर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में आते हैं, प्रथम ये पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन करके। कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर के भारत में आते हैं। और ये जो है तो ये व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, हिंद महासागर जो था तो इसमें ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यहाँ पर ये ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात जो ये नीला जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया इन्होंने। ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। अल्मीडा के बाद ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी ये बहुत पूछी जाती है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रारंभ की थी? ये की थी किसने? अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में भारत में ये आए थे और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन करके। आगे बात करेंगे यहाँ पर अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क ये 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आते हैं। ये फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क जो थे तो इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने ये गोवा छीनकर क्या किया? अपने अधिकार में कर लिया और इसे भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है कि इसको अल्फांसो द अल्बुकर्क को। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो कि ये अल्मीडा के बाद आते हैं 1509 ईस्वी में। आगे बात करेंगे यहाँ पर अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क ने ये 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं ये 1515 ईस्वी में ये फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित जो हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज पर अधिकार कर लिया था 1515 ईस्वी में, फारस की खाड़ी के ये मुहाने पर स्थित है। अल्बुकर्क के बाद ये प्रमुख गवर्नरों में से है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा थे। यह 1529 ईस्वी से लेकर जो है ये 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत की जो है मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा ये वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने जो है दी वान डीमंस लैंड वर्तमान जो कि तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। इन सभी ने ये खोज की थी। पुर्तगालियों के जो भारत में पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग हैं, तो ये भारत में इनका ये भारत में ही प्रथम यूरोपीय दुर्ग है।
था। तो इसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कराया था, और जो कि मतलब वो समय क्या था, वह गवर्नर नहीं था। जब ये पुर्तगालियों के भारत में मतलब भारत में इनका ये प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण कराया जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो होता है तो उस समय वो गवर्नर नहीं होता है। और कराया कहाँ पर जाता है, तो ये 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया जाता है। पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग जो है भारत में बनाया जाता है कहाँ पर, 1503 ईस्वी में कोचीन में। अज्जिदियो एवं जो है कन्नानूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण ये फ्रांसिस्को द अल्मीरा के द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। और मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो है पुर्तगाली थे। इन्होंने जो है मध्यकाल में भी मतलब भारत से व्यापार के संबंध अपने स्थापित किए थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की आगमन का क्रम जो है मतलब ये क्रम इनका बहुत पूछा जाता है कि इनका जो है यूरोपीय व्यापारिक मतलब जो कंपनियां आई थी उनका ये सीरियल इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेन, और फिर सबसे लास्ट में जो है कौन, फ्रांसीसी आते हैं। ये पुर्तगाली क्या है, आते सबसे मतलब पहले हैं और जाते सबसे ये लास्ट में हैं। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले ये 1498 ईस्वी में आए थे और सबसे अंत में जो है ये कब 1961 में वापस गए थे। 1961 में ये वापस जाते हैं। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था मैनुअल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा, जो कि ये 1958 से लेकर 1961 तक रहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो है तो ये गोवा में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर कौन था, तो गोवा का गवर्नर था कौन, जनरल जोसेफ फेरेरा बोस्सा। जनरल जोसेफ फेरेरा जो बोस्सा था ये गवर्नर था वहाँ का। आगे बात करेंगे यहाँ पर यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम ये पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यूरोपीय शक्तियों में जो थे तो सर्वप्रथम ये मतलब पुर्तगाली व्यापारी जो थे इन्होंने भारत में ये सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। और पुर्तगालियों ने ही 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री, ये जो पुर्तगाली थे इन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये पहली वाली बहुत पूछी जाती है इनकी, तो ये 1503 ईस्वी में कोचीन में और दूसरी 1505 ईस्वी में कहाँ पर, कन्नूर में स्थापित अपनी फैक्ट्री बनाई। आगे बात करेंगे यहाँ पर 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक थे गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में जो है अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति ले ली। ये बंगाल के शासक थे गियासुद्दीन महमूद शाह, इन्होंने जो है मतलब ये सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को जो है फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। और पुर्तगालियों द्वारा ये हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो हुगली थी इसको मतलब बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। फिर आगे 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को जो है पूरी तरह नष्ट कर दिया था। हुगली में ये जो मतलब लूटपाट वगैरह का काम करते थे तो ये शाहजहां के द्वारा इनकी जो 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह थे शाहजहां, इनके द्वारा इनकी ये पुर्तगालियों की बस्ती को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासी जो थे इनको बंदी बना लिया गया। यहाँ पर कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चारनाग जो थे, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे जाब चारनाग ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर जो है ये सूतानूती अथवा जो है ये सूतनोती कलकत्ता का जो है स्थल चुना था। कलकत्ता का मतलब स्थान चुना इसके लिए इन्होंने। कोच्चि जो कि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात जो है तो ये 1599 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, तो ये 1599 ईस्वी में हुआ जब लंदन के कुछ मतलब साहसिक व्यापारी ये मर्चेंट एडवेंचरर्स ने एक समूह का गठन किया गया। ये जो था मतलब ये मर्चेंट एडवेंचरर्स ने क्या किया, एक ये समूह का गठन करके जो है इसका ये समूह का गठन किया और समूह का गठन करके जो है तो ये 30,133 पाउंड की ये वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज जो व्यापार के लिए अभिप्रेत मतलब ये समुद्री अभियान हेतु क्या है आवेदन जो ये प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ये लंदन के व्यापारी थे और इन्होंने जो है क्या ये मतलब ब्रिटिश क्राउन के समक्ष ये इसको प्रस्तुत कर दिया। तो जो भी मतलब ये प्रस्ताव था इनका। आगे बात करेंगे यहाँ पर, हालांकि इन जो साहसिक मतलब व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि क्या था फिर अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने जो है ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु तो जहाज एवं अन्य जो है साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी जो है पूंजी को भी बढ़ाया, जो कि मतलब 68,373 पाउंड कर लिया इसको। पहले ये इन्होंने मतलब कितनी पूंजी, तो पहले ये 30,133 पाउंड की मतलब की थी, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बढ़ाकर जो है पूंजी अपनी भी बढ़ा ली जो कि 68,373 पाउंड कर लिया। उसके बाद 31 दिसंबर 1601 को
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें जो है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो कि मतलब प्रथम गवर्नर थॉमस सिम्थ के नाम के तहत क्या किया, ये रॉयल चार्टर ऑफ ये इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। ये इसके बाद जो है जब यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका आधिकारिक रूप से गठन हो जाता है। इसके बाद फिर इस दौरान जो है भारत का बादशाह था कौन, अकबर। इस दौरान भारत के बादशाह अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहते हैं, लीवेंट कंपनी को ये 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में ये व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है प्राप्त हो गया। इन्होंने जो है क्या किया, ये स्थल मार्ग से मतलब भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है प्राप्त कर लिया। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जो है ये 1611 ईस्वी में, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो इसने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में ये मसूलीपट्टनम अथवा जो ये मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और उसके बाद ये 1613 ईस्वी में सूरत में अपना जो है मतलब कारखाना स्थापित किया, जो ये अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। यहाँ पर ये वाला मतलब याद रखना है कि ये जो इन्होंने 1611 ईस्वी में मतलब ये मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना बनाया था, तो ये इनका स्थायी कारखाना था। और इसके बाद ये 1613 ईस्वी में सूरत में अपना जो है स्थायी कारखाना मतलब बना पाते हैं। ये पहला जो था 1611 में ये अस्थायी था और 1613 में ये सूरत में अपना स्थायी कारखाना स्थापित करते हैं। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री जो है 1616 ईस्वी में, जबकि डचों के द्वारा जो फैक्ट्री की स्थापना की जाती है तो 1616 ईस्वी में की जाती है और फ्रांसीसियों के द्वारा तो ये 1668 ईस्वी में स्थापित की जाती है। ये थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को कहाँ पर, स्वालल्ली के स्थान पर हराया था। थॉमस वेस्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने ये पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट थे। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, तो चार्ल्स द्वितीय का जो है विवाह मतलब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को क्या है बम्बई उपहार के स्वरूप में प्राप्त हो गया। क्या हुआ यहाँ पर, जब ये चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, तो इनको जो है चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मतलब दहेज में प्राप्त हो गया। लोग तो यहाँ मतलब पैसा गाड़ी वगैरह ही ले पाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मतलब ये बम्बई टापू जो था इसको ही मतलब दहेज में मांग लिया और इन्हें ये उपहार स्वरूप जो है प्रदान भी मतलब कर दिया गया, जिससे उन्होंने 1668 ईस्वी में क्या किया, ये 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इन्होंने भी मतलब इसका कोई यूज़ नहीं किया, मात्र जो है 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद बम्बई के अंग्रेज गवर्नर थे जॉन चाइल्ड। बम्बई के गवर्नर थे ये जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट की ये मुगल बंदरगाहों को घेरा तथा ये मक्का जाने वाले हज यात्रियों को भी बंदी बनाने का प्रयास किया। और उसके बाद जो है औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। जब ये मतलब हज जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाने लगे तो क्या किया, ये औरंगजेब ने भारत से उसको निष्कासित करने के आदेश दे दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, देखते हैं कर्नाटक युद्ध। तो ये कर्नाटक युद्ध का जो प्रथम युद्ध था तो ये 1746 से लेकर 48 ईस्वी में हुआ। कहीं कहीं पर जो है ये डेट क्या है मतलब 1740 भी लिखी मिलती है, लेकिन मतलब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो कि ये 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार था। और ये गृह सरकारों की मतलब आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ये जो मतलब कर्नाटक का प्रथम युद्ध था तो ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। एक तो इसके कारण भी बहुत पूछे जाते हैं। इसका पहला कारण तो मतलब एक यहाँ पर ये पूछा जाता है कि क्या था, तो कारण यहाँ पर तो इसका ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध मतलब जो था वो था। और इसका एक यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो हम उस तात्कालिक कारण को भी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये 1746 में युद्ध प्रारंभ हो जाता है और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। होता यह है कि अंग्रेज कैप्टन जो बर्नेट होता है इसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो है तो ये फ्रांसीसी जहाज़ मतलब क्या थे, समुद्र के रास्ते से अपना माल वगैरह लेकर कुछ जो व्यापार के लिए जा रहे थे, तो वो जो है उनको मतलब उकसाने के लिए उनके क्या करते हैं, जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये एक इनके युद्ध का जो है तात्कालिक कारण था। तो अगर ये यहाँ पर जब तात्कालिक कारण पूछा जाता है
तो यहाँ पर ये होगा। और यदि जो है इसका सिर्फ कारण पूछा जाता है तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का था। आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में जो है तो ये 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित ये सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। और यूरोप में युद्ध बंद होते ही जो है क्या ये कर्नाटक का भी युद्ध समाप्त हो गया। जब मतलब क्या कारण, तो इसका वही मतलब क्या था, ये यूरोप में भी लड़ रहे थे, तो इसी कारण ये मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर भी लड़ने लगे थे, भारत में भी। तो इनके युद्ध का कारण वही ऑस्ट्रिया के मतलब उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हो रहा था वही था। तो जब यूरोप में भी मतलब युद्ध बंद हो गया तो क्या था, ये भारत में भी युद्ध बंद हो गया। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है, एक्सलॉस ऑपेल की संधि होती है। ट्रीटी ऑफ एक्सलॉस ऑपेल होती है, जो कि ये 1748 से ले मतलब 1748 में होती है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था तथा मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। इसमें जब ये एक्सलॉस ऑपेल की संधि हो जाती है 1748 ईस्वी में, तो जो है ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और ये जो मद्रास था मतलब जिस पर ये फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, तो ये अंग्रेजों को पुनः कर दिया जाता है। अंग्रेजों को मतलब ये दे दिया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर डुप्ले ने पहली बार भी हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त किया था। मतलब ये भारतीय राज दरबारों में क्या है, भारतीय मतलब व्यय पर ही इसने नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए जो है भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा ये भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। और ये लुई चौदहवें के मंत्री थे कॉलबर्ट के द्वारा ये 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडियस ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य इसका सारा खर्च देता था। इसका निर्माण क्या था, तो ये राज्य के द्वारा मतलब हुआ था और इसका कंपनी का, और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में ये क्या अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1668 ईस्वी में ये सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना करते हैं। फिर मैरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लेते हैं, जो कि ये 1669 ईस्वी में 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करते हैं। पहली 1668 में सूरत में और दूसरी ये 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी कहाँ पर, ये भी मसूलीपट्टनम में की थी। और डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में कब, ये 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। कब, 1627 में 1627 में स्थापित होती है डचों की पहली कंपनी पीपली में। इसके तहत कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार जो है सही ढंग से कब, तो ये 1653 में शुरू हुआ। जब मतलब ये 1653 में इनका जो है क्या होता है, व्यापार डचों का सही ढंग से शुरू हो पाता है बंगाल में। जब उन्होंने क्या किया, चिंसुरा में अपनी ये कंपनी स्थापित की। और चिंसुरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जानते थे। इसको किस किले, डचों का मतलब जो किला था यहाँ पर, तो उसको गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होते थे। और अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल जब मतलब भारत में था, तो उस समय क्या था, बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ पर बात करेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम, क्योंकि मतलब इनके आगमन का और इनकी जो है कंपनियों का क्रम जो है ये कुछ अलग अलग है। तो अब इनकी जो है यूरोपीय शक्तियां जो थी, इनके आगमन का क्रम यहाँ पर सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आते हैं उसके बाद डच आते हैं, फिर आते हैं अंग्रेज, फिर डेन आते हैं और फिर आते हैं फ्रांसीसी आते हैं सबसे बाद में। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष में पहुंचता है, तो ये पहुंचता है कब, 1498 ईस्वी में पहुंचता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचता है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के जो है मतलब तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कलीकट
ये कालीकट गोवा, दमन एवं दीव एवं और जो है हुगली जैसे बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ये ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात जो है नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था? ये संबंधित था द अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो ये थे कौन? सर्वप्रथम थे पुर्तगाली। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये कब आया था? 1498 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? वो था कौन? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये किया था किसने? वहां का शासक था उस समय वहां पर जमोरिन ने। नेक्स्ट, यहाँ पर एक तरफ जो है समुद्री यात्री दिए हैं, एक तरफ मतलब जिनकी खोज की गई देश दिए हैं। तो देखते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः जो है इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा ये वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की और ये ब्रिटेन के थे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने ये वान डीमंस लैंड वर्तमान में जो कि तस्मानिया तथा ये न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो यहाँ पर जो है 4 दिए हैं, 3 तो थे पुर्तगाल का, एक जो था ये पीटर मुंडी जो था ये पुर्तगाल का नहीं था, बाकी दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनेज ये सभी कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। ये देख लेते हैं कहाँ का, ये पीटर मुंडी जो था तो ये ब्रिटिश व्यापारी था, लेखक एवं ये यात्री था, मतलब ये ब्रिटिश था, पुर्तगाल का नहीं था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने जो है पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की थी और 17वीं शताब्दी में भारत आया था पीटर मुंडी। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में पुर्तगाली शक्ति का? तो वो था कौन? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था तो ये अल्बुकर्क था। 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक ये रहता है भारत में। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में ये पुर्तगाली राज्य की स्थापना की और ये जो है फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और गोवा की विजय से जो क्या होता है, गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर जो है ये पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर इस पर मुहर लगा दी और साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना होती है। और अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। इसने जो है क्या, ये घर जमाई बनने वाली बात को यहाँ पर इसने जो है प्रोत्साहित किया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में यूरोपीय शक्तियों की बात हो रही है, यूरोपीय शक्तियों की। तो पहला स्टेटमेंट है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो यही वाला नहीं सही है। बाकी तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग जो था इसका निर्माण किया था कहाँ पर? कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग जो कि भारत में मतलब इनका ये प्रथम यूरोपीय दुर्ग था, इसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क जो उस समय गवर्नर नहीं था लेकिन उसके का शासनकाल में हुआ था और ये 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः जो है सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो ये थे कौन? पुर्तगाली थे। ये मतलब एक्सप्लेन वही बार बार है, तो इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, तो वह थी कौन? हुगली में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये वाला मतलब जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो कि 1500
पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से लेकर 38 ईस्वी तक रहता है। इतने ये मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के ये जो पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। और 1534 में ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह से क्या किया, ये चटगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति ले ली। और इसके बाद ये संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना हुई। चटगांव जिसे पुर्तगाली जो है ये महान बंदरगाह के रूप में मतलब अभिहित करते थे और उनके द्वारा प्रयोग किया जाता रहा, किंतु ये 16वीं सदी में सतगांव का क्या हुआ, पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया और श्री रामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। श्री रामपुर जो था तो ये डेनिशों का मतलब प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौंडीचेरी, जो कि वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसको के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो है पुर्तगाली थे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पौंडीचेरी पर जो है कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो है पुर्तगाली ही थे। दूसरा स्टेटमेंट है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति जो है, दूसरी कैसे फ्रांसीसी हो जाएंगे जब फ्रांसीसी लास्ट में आते हैं। नेक्स्ट थर्ड है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है, मतलब अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, तो केवल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था और पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, ना कि फ्रांसीसियों ने। जिसके बाद ये 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और ये 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। ये वाली पेरिस वाली संधि जो है इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, 1814 ईस्वी में हुई थी पेरिस की संधि। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ये अड्डा बनाया था किसने, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को अड्डा बनाया था लूटपाट के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। ये कौन करते थे, पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो ये थे कौन, जॉब चारनाक थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने, ये कासिम बाजार जो फैक्ट्री थी इसके ये प्रमुख थे जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा जो है सूतनौती कलकत्ता को मतलब चुना। उसी ही ये कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि जो क्या हुआ फिर यहाँ पर 2003 में ये दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जो है ये जॉब चारनाक को क्या है, कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जो कि काली का था जॉब चारनाक के आगमन के पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर जो है कलकत्ता की स्थापना कब, ये 24 अगस्त जो कि 1690 को ये क्या है फाउंडेशन डे मनाया जाता है, फाउंडेशन डे ऑफ कलकत्ता, मतलब कलकत्ता का स्थापना दिवस 24 अगस्त। याद रखिए, पूछा जा सकता है, अगर ज़्यादा डीप में पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कलकत्ता स्थापना दिवस। नेक्स्ट है कलकत्ता किसने बसाया। कलकत्ता बसाया था किसने, जॉब चारनाक ने। नेक्स्ट निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। जब ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था कहाँ पर, मद्रास में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम जो है तो ये 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। ये आरंभ करने वाले थे कौन, डच थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद जो 1602 ईस्वी में डच जो कि हालैंड मतलब ये संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश नहीं था। दूसरा है यहाँ पर, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डचों ने जो पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में यहाँ पर कितने 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, डच लोगों ने पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में गजपत शासकों द्वारा जो है प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से क्या है गोवा को छीन लिया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, बिल्कुल छीन लिया था। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को जमीन की एक ये प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। किससे ली थी? विजयनगर साम्राज्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पट्टे पर। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और जो है ये उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है। जबकि क्या था, गजपत शासकों का शासन ये 16वीं शताब्दी में समाप्त हो गया था। ये गजपत शासक जो थे तो इनका शासन ये 16वीं सदी में ही समाप्त हो गया था। और फिर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। बीजापुर के वो थे शासक जो नवाब वगैरह हुआ करते थे उस टाइम में, उनसे इसने जो है अल्बुकर्क ने छीन लिया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में विजयनगर के जो है नायक थे, साम्राज्य ये नायक थे प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतनी क्यों सफल थी, इसके राज क्या थे? तो पहला है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जो कहीं कहीं पर क्या है अपवाद स्वरूप जो आज भी देखने को मिल जाती है। दूसरा है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके जो है उनके पास क्या था, आधुनिक हथियार भी थे। बिल्कुल सही है कि जो है उनको प्रशिक्षित भी थे वो, और जो है उनके पास आधुनिक हथियारों से भी वो लैस थे। तीसरा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे सकता था वे उसकी सेवा में लग सकते थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर एक्सप्लेन में इसकी कुछ है नहीं। देखती है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। लीवेंट कंपनी को ये 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है प्राप्त हो गया था, और बाकी ये सभी हम देख ही चुके हैं कई बार, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो बादशाह थे कौन? अकबर थे उस समय। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने जो है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन किया और इसका नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ जो है मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस दौरान भारत के बादशाह जो थे वो थे कौन? अकबर। ये समय था 1556 से लेकर 1605 का। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था किसके? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ये पहले 1611 ईस्वी में एक अपना मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित करते हैं। उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अपना ये एक स्थायी कारखाना स्थापित करते हैं, प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये की थी कहाँ पर? सूरत में। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा था। जो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस था
ये सूरत से जो है मुगल दरबार में 1608 में पहुंचता है, और किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वो सफल नहीं हो सका। फिर उसके बाद ये 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी क्या करते हैं, कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वालल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो जाता है। फिर कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह के की जो है ये विजय मतलब इस सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। और फिर क्या होता है, अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाए तथा शीघ्र ही ये अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां इन्होंने स्थापित कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? ये था थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने हराया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना मतलब था? बात हो रही है कब की? 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश की। तो ये कारखाना इनका उस समय जो है था कहाँ? भरूच में। भरूच में था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश मतलब कि 1625 में। चतुर्थांश का मतलब जो है ये 100 ईयर को मानकर जो है ये 25-25 में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये मतलब होता है यहाँ पर एक चतुर्थांश मतलब कि 25 ईयर्स। तो ये बात हो रही 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश की, तो बात हो रही है 1625 की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ये कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ये जो यूरोपीय व्यापारी मतलब निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ये किया था किसने? अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ये सब कई बार देख चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट। इसलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये मिली थी कहाँ पर? सूरत में स्थापित करने की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ये थी कहाँ पर? सूरत में थी। इसके बाद में जो है सूरत प्रेसिडेंसी बनाया गया आरंभ में, इसके बाद इसको बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है किससे लिया था? तो ये बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। भैया दहेज में प्राप्त कर लिया था इसने जो है बम्बई को। जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के, इन्होंने विवाह कर लिया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, और ये विवाह होने के बाद पुर्तगालियों द्वारा क्या है, इनको उपहार स्वरूप ये प्रदान कर दिया गया बम्बई। और इन्होंने भी क्या किया, ये 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1797 में, 1797 में, 1797 में हुआ था। मतलब जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार, वहां के अवध के नवाब शहादत अली खान ने ये 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये किया गया था किसको? सर जॉन चाइल्ड को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बम्बई की अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा जो है मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का जब प्रयास किया, तब क्या किया गया, इनको औरंगजेब के द्वारा जो है भारत से निष्कासित करने के आदेश दे दिए गए और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उससे विवश होना पड़ा और अंततः जो है क्या, अंततः उनसे माफी मांगनी पड़ी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? यहाँ पर दो कारण अभी हमने मतलब बताए थे कि दो कारण पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा तात्कालिक कारण था,
तो उत्तर होगा कि अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना। और यदि जो है ये तात्कालिक वाला शब्द नहीं दिया जाता है, केवल पूछा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा कारण था, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। यहाँ पर ये तात्कालिक वाला शब्द यदि बदलेगा तो आंसर भी हमारा बदल जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये 1746 से लेकर 48 तक जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। और गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। इसमें 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा ये कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का यह तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। नेक्स्ट, एक तरफ यहाँ पर जो है युद्ध दिए हैं और एक तरफ जो है यहाँ पर दिए हैं उनसे मतलब संधियां। तो प्रथम युद्ध कर्नाटक का एक्सला सापेल की संधि के साथ समाप्त होता है और जो ये द्वितीय होता है, ये द्वितीय हो मतलब क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ा दिक्कत कर रहा है ये। प्रथम कर्नाटक युद्ध तो ये एक्सला सापेल की संधि से समाप्त होता है और यहाँ पर ये द्वितीय जो होता है ये अनिर्णायक युद्ध हो जाता है। तृतीय होता है तो ये पेरिस की संधि से समाप्त होता है। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से लेकर 48 में, करेक्ट है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है 1750 से लेकर जो है 1752 में, नहीं होता है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध ये 1761 ईस्वी में होता है। ये होता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक में होता है और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े होते थे इनमें भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये था कौन? डुप्ले। ये मतलब कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, इसलिए इसने जो है ऐसा किया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए जो है अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने और डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने जो है पहली बार ये यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर ही नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार ये यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, जिसने उसके बारे में जीवी जो मॉलसेन ने लिखा था, ये कि जीवी मालसेन थे, मालेसन ने लिखा था कि उसकी योजनाओं का प्रभाव जो है उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने जो है अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किया और उससे जो है अत्यधिक लाभ उठाया। देखेंगे नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? ये लगाया था कहाँ पर? सूरत में लगाया था फ्रांसीसियों ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लेते हैं एक्सप्लेन इसकी जो है। लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट द्वारा ये 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इसे कंपनी देश इंडियस ओरिएंटल्स के नाम से जो है जाना जाता है और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा होता है और राज्य इसका सारा खर्च देता है। फिर उसके बाद ये 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना होता है जिसने जो है 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। ये हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? यह माना जाता है किसको? कॉलबर्ट को। नेक्स्ट है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ये किया था यहाँ पर चिंसुरा में और हुगली में। ये इसके एक्सप्लेन जो है तो हम कई बार देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। लेकिन डचों की बंगाल में अपनी पहली जो है कंपनी ये पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी
और उसके बाद ये बंगाल फिर मतलब पिपली से बालासोर आ जाते हैं। फिर बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ करके 1656 ईस्वी के बीच तक कुछ समय तक ये हुगली में फैक्ट्री का संचालन करते हैं। फिर 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बन जाती है। उसके बाद ये डचों का कारखाना जो है चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां जो है कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर ये स्थापित हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? फैक्ट्री कहाँ पर पूछा जा रहा है, फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पर? पटना में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो है अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये पटना में स्थापित की थी इन्होंने कब? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में स्थापित की थी इन्होंने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब अभी बिल्कुल देख चुके हैं, इसलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि? फ्रांसीसी जो थी तो ये दक्कन में मतलब अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे। इसका कारण है था कि अंग्रेजों की फौज जो है वो शक्तिशाली थी, वो इनको जो है अपनी मतलब इनकी शक्तियों पर क्या है भारी पड़ रही थी, वो जो है इनको वहां टिकने नहीं दे रहे थे फ्रांसीसियों को दक्कन में। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी जो है कमजोर नौसेना थी। बाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना हास हुआ था कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था और दूसरी ओर अंग्रेजों के पास जो है शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय बाजार, ये निम्न जो है मतलब यहाँ पर यूरोपीय शक्तियां दी हैं, इन्होंने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो सबसे पहले आने वाले थे कौन? पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच, फिर आते हैं अंग्रेज और सबसे लास्ट में कौन आता है? आते हैं फ्रांसीसी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ जो है इनकी मतलब कंपनियों का जो स्थापित करने का वो मतलब जगह दी है, कहाँ पर स्थापित की थी? एक तरफ जो है ये मतलब ये यूरोपीय शक्तियां दी हुई हैं। तो देखते हैं इनकी कंपनी की स्थापना मतलब फ्रेंचों की हुई थी कहाँ पर? पौंडीचेरी में। पुर्तगाली गोवा में। फिर उसके बाद डेनिश या डेन जो थे तो ये ट्रावनकोर में आए थे और डच जो थे ये सद्रास में आए थे। ये सद्रास में आए थे। फ्रेंच आए थे कहाँ पर? पौंडीचेरी में। और पुर्तगाली आए थे गोवा में। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये प्राप्त होता था कहां से? बिहार से। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये प्रसिद्ध था कौन? बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में मतलब सबसे अंत में आए थे? तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली और सबसे अंत में आते हैं कौन? फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और जाते हैं सबसे लास्ट में। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ये स्थापित किए थे सब जगह पर, नागपट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद में और पटना में। हर जगह पे मतलब स्थापित किए थे अपने व्यापारिक अड्डे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट दिए हैं। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से अंग्रेजों की मतलब भारत को कौन सी देन थी, मतलब अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया था इसमें से? तो पहला है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ये तो मतलब पहले से हो रहा था, ये अंग्रेजों की देन नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी मतलब इसका तो ये मध्यकाल में ही उपयोग होने लगा था, चलती फिरती जो तोपें थी इनका प्रयोग। नेक्स्ट है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी मतलब पहले से हो रही थी तंबाकू की खेती। जहांगीर के समय से मतलब कि तंबाकू पर उसने जो है लोग अत्यधिक इसका उपयोग करने लगे थे, तो फिर उसने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व जो है ये शेरशाह सूरी एवं अकबर के समय से किया जा रहा था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो है मुगल काल में हो रहा था। ये जो मतलब ये तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो थी ये पुर्तगालियों की देन थी
और ये चलती फिरती तोपें थी तो ये मुगल काल से हो रही थी। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की गई थी। इनमें से अंग्रेजों को अंग्रेजों की कोई भी देन नहीं थी भारत को। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये स्टेटमेंट देने वाले थे टीबी मैकाले। टीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यक्षला सापेल जो कि 1748 में होती है संधि यक्षला सापेल की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। बिल्कुल करेक्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी यक्षला सापेल की संधि के साथ। दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है यक्षला सापेल की संधि के साथ और उसी समय जो है अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस कर दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और जो है क्या लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण कौन थे। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। बिल्कुल करेक्ट है, अंग्रेजों को जो बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिली थी। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बिल्कुल करेक्ट है, अंग्रेजों की जो बेहतर नौसैनिक शक्ति थी मतलब बहुत उनकी जो नौसैनिक मतलब क्षमता थी बहुत बेहतर थी उनकी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण था, इनमें से अंग्रेजों को जो है बेहतर नौसैनिक जो ताकत थी, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन आदि की जो है प्राप्ति हुई थी और जो कंपनी की मतलब विभिन्न इकाइयों में समन्वय और योग्य नेतृत्व आदि भी थी इसके कारण। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो है पहली क्लास अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि जो है इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया कि वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियो के साथ में इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।